अस्सलाम वालेकुम। डेट ऑफ अर्थ के ऑफिशियल चैनल पर खुश आमदीद। मैं हूं अहमद एजाज और हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब हम गुजरात की सियासत की बात करते हैं तो गुजरात की सियासत में हमें बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं। ये एक पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है अपने सियासी सूरत हाल के हवाले से। उन अहम नामों में एक नाम चौधरी आबिद रज़ा साहब का भी है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं चौधरी आबिद रज़ा साहब के साथ। हम उनको वेलकम करते हैं। सर, आपको वेलकम किया जाता है। शुक्रिया। मैं चौधरी आबिद रज़ा साहब से जो हम सवालात सामने रखेंगे उससे पहले मैं अपने देखने वालों को ये बताता चलूँ कि गुजरात की जो सियासत है वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंदाज की रही है। अगर हम 70 और 77 की बात करें, यानी कि 70 की दहाई की बात करें, तो पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक रहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना इस शहर में एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर मौजूद रही, चूँकि दीगर सियासी जमातें ऐसा उस वक्त थी भी नहीं। फिर जब हम 80 की दहाई में आते हैं तो 1988 के जब इलेक्शन होते हैं, चूँकि हम 1985 के गैर जमाती बुनियादों पर होने वाले इलेक्शन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम जो आम इंतखाबात जो जमाती बुनियादों पर हुए 1988 के, जब हम उसको देखते हैं तो IJI के प्लेटफॉर्म जो था वो बड़ा मुनज़्ज़म हुआ और उसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। तो 1988 के इलेक्शन में गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी, जिसमें 4 जो नशिस्तें हैं वो IJI ने अपने नाम की। और इसी तरीके से 90 में 5 सीटों से जो 5 सीटें थी उसमें ये 3 सीटें लेने में कामयाब हुई। 1993 के इलेक्शन में जब हम आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से 4 में से 4 सीटें ले जाती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो यहाँ से 1 सीट भी नहीं ले सकती। फिर 1997 के जब इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो मजमूई तौर पर कोलैप्स होता है उनका, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 4 की 4 सीटें ले जाती है। और ये एक बहुत बड़ा वो था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यहाँ से सारी सीटें ले गई। फिर 2002 के इलेक्शन होते हैं तो हम उसका जिक्र भी नहीं करते, चूँकि जिस फिजा में वो इलेक्शन हुए थे तो हम उसके एक बार सवाल उठाते हैं। जब हम 2008 में आते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है यहाँ से 1 सीट लेती है 4 में से। इसी तरीके से जब 2013 के इलेक्शन आते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उनकी जो तारीख है एक मरतबा फिर उभरती है और 1997 की एक तरह से याद ताज़ा हो जाती है। 4 में से 3 सीटें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास चली जाती हैं। 2013 का इलेक्शन इसलिए भी हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल हुआ गुजरात की सतह पर कि यहाँ से चौधरी आबिद रज़ा का ज़हूर होता है और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज को जो दूसरे लीडर मिलते हैं वो चौधरी जाफ़र इकबाल साहब की शक्ल में मिलते हैं। 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि जो 2013 में जो बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी, 2018 में जब हम आते हैं तो यहाँ से सिर्फ 1 सीट जो है वो 4 में से मुस्लिम लीग नून निकालती है और उसमें 1 सीट चौधरी आबिद रज़ा साहब निकालते हैं। 2024 में जब हम आते हैं तो हमारे जो जिनसे हम आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं चौधरी आबिद रज़ा साहब, जो मुस्लिम लीग नवाज को 2013 में एक दफ़ा फिर एक नई एक तरह से वो सियासी एक सूरत हाल से हमकिनार करते हैं, तो वो 2024 का इलेक्शन जो है वो जीत नहीं पाते। क्यों नहीं जीत पाते इस पर सावज़रे हम इनसे बात करेंगे। तो ये थी एक मुख्तसर सा तारुफ जो गुजरात का जो एक पॉलिटिकल एक लैंडस्केप था 70 से 2024 तक। इसी तरह हम अब चौधरी आबिद रज़ा साहब की बात करते हैं। हाँ, अगर हम ये देखें कि जो इससे पहले हम एक मुख्तसर ये बात करते चलें कि जो गुजरात में मुस्लिम लीग नवाज से पहले यहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था, पीपल्स पार्टी यहाँ बरसर इक़्तिदार रही। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 2002 में जब यहाँ से काफ लीग बनती है तो 2002 में जब चौधरी जो ज़हूर इलाही की फैमिली है वो मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा करती है तो गुजरात शहर के जो 2 हलके हैं वहाँ वो मुस्तकिल तौर पर छिन जाते हैं एक लिहाज से मुस्लिम लीग नून से। अब मुस्लिम लीग नून के पास 2013 में जो पार्टी के वोट बैंक को अहया करते हैं और पार्टी को एक दफ़ा फिर गुजरात में जिंदा करने की कोशिश करते हैं, उनमें चौधरी आबिद रज़ा साहब हैं। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि गुजरात में नून लीग का जो उतार चढ़ाव रहा है तो उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि 90 की दहाई में अगर हम देखें तो 90 में जो राइट विंग का एक विंग जो वोट बैंक था या मिडिल क्लास की जो नुमाइंदगी के लिए मियां नवाज शरीफ साहब सामने आए थे, जो बिजनेस कम्युनिटी जो मिडिल क्लास थी, तो वो 90 की दहाई तक तो वो बहुत अच्छे तरीके से रहे और उसी के साथ साथ चौधरी ज़हूर इलाही फैमिली का साथ रहा तो
मुस्लिम लीग नून यहाँ पर बड़ी एक सियासी जमात के तौर पर मौजूद रही। फिर चूंकि चीज़ें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, नई मिडिल क्लास, नए लोग पैदा होते हैं, नई क्लास पैदा होती है, ओवरसीज़ की शक्ल में एक वोट बैंक बनता है, लोग बाहर चले जाते हैं, तिजारत होती है, चीज़ें बदलती हैं, तो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। अब हम अगर चौधरी आबिद रज़ा साहब की तरफ आते हैं, चूँकि तमहीद काफ़ी लंबी हो गई है, तो सर हमने एक मुख्तसरन एक लैंडस्केप सामने रखने की कोशिश की है। आप ये बताइएगा, एक मुस्लिम लीग नून के आप डिविजनल प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप अगर इसका जायज़ा अगर आपसे हम समझें कि किस तरीके से आप गुजरात में मुस्लिम लीग नून के उतार चढ़ाव को आप बयान करते हैं। बहुत शुक्रिया जासिम, आपने माशाल्लाह गुजरात का एक बड़ा अच्छा तजिया किया। गुजरात ना 2 हिस्सों में तकसीम रहा है शुरू से। ठीक है। हमारी फैमिली, मुराला फैमिली, खैरा फैमिली और नवाबजादा फैमिली और सर्विस फैमिली, हम सब बेसिक पीपल पार्टी थे सब। ठीक है, बिल्कुल। और ये सारी की सारी गुजर बरादरी पे मोहित, बिल्कुल ठीक। हमारे अंगेज चौधरी ज़ाहुर साहब की फैमिली थी, वो जाट बरादरी से बिल्कुल। इस तरह 2 हिस्सों में तकसीम थी। हमारी बाकी जो बरादरियाँ थी, अवान बरादरी या राजपूत बरादरी या सदात हमारे सैयद मंजूर शाह साहब मरहूम, वो मुस्लिम लीग का हिस्सा थे, और कुछ बरादरियाँ पीपल पार्टी के साथ भी थी। जैसे कश्मीरियों की बड़ी बरादरी जो हमेशा वो गुजरात शहर में जो लीड करती थी, वो PMLN के साथ करती थी, और उनका एक हिस्सा जो था उनका अपोजिट वो मुस्लिम लीग के साथ था। हम बाकी पीपल पार्टी में थे। ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा 90 की दहाई, 85 में भी और 90 में भी, 93 में भी, 97 में भी। मतलब 93 की सीट का भी अगर मैं हवाला, जब पीपल पार्टी जीती है तो उस वक़्त हम जलावतनी से वापस आए, तो 93 में हम नवाबजादा गजनफर सीट जो वो कोटला में, ये एक हल्का होता था, बिल्कुल कड़ियाँ वाला कोटला, ये एक हल्का था। ये सीट उस वक़्त हम दोबारा जीत गए चौधरी बरादरान से, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म। 97 में पीपल पार्टी ने हमें टिकट ना दिया, और हम क्योंकि हम दुश्मनी में बड़ी बुरी तरह उलझे हुए थे, तो हमने आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ा। तो पीपल पार्टी के टिकट होल्डर को 5000 वोट मिला, और हमारे कैंडिडेट को मिला 16000 वोट। ठीक है। तो 24000 में उस वक़्त गालबन MP की सीट जीती गई। 2002 में पीपल पार्टी ने दोनों सीटें MP MNA की हमें दे दी। उस प्लेटफॉर्म से हम पीपल पार्टी के टिकट पर आमिर उस्मान और रहमान नसीर की सूरत में हम दोनों सीटें जीत गए। ऑलमोस्ट पीपल पार्टी जीत गई सारी सीटें। 2008 में हमारा फैमिली के अंदर तकसीम, और हम सियासी तौर पे 2002 में उभर के सामने आ गए। बिल्कुल। इससे पहले हम अपनी पार्टी के अंदर, अपनी बरादरी के अंदर एक इत्तेहादी या सपोर्टर की सूरत में थे, हम कैंडिडेट नहीं थे। अगर मैं इससे भी पीछे चला जाऊं तो 70 की दहाई में मेरे वाले साहब ने पहली दफा अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, लेकिन उस वक्त कमर ज़मान के वाले साहब जो रिजवान साहब ने गालिबन वो इलेक्शन लड़ा, और बरादरी ने फैसला किया कि उनको, तो मेरे वाले अली भुट्टो साहब ने जलसा भी किया। जलसा वो 68 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कोटला में जलसा किया। उस वक्त नवाबजादा फैमिली कयूम लीग में थी, वो पीपल पार्टी में नहीं थी। हम क्योंकि 81 में दुश्मनी में उलझे, और हम इससे बहुत सियासी लाइन से थोड़े आउट हो गए। हमारी 2002 में वापसी हुई सियासत में। अब 2002 में जैसे वापसी हुई तो हम एक सियासी घराना के तौर पे उभर आए सामने। 2008 में हम तकसीम हो गए। अब मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, और मेरा जो कवरिंग कैंडिडेट था अरफानुद्दीन, वो और जो है मलक हनीफ अवान साहब PMLN के प्लेटफॉर्म से, ठीक, मैं आजाद सीए से लड़ रहा था। तो मेरे पास अब ऊपर कैंडिडेट नहीं था, 2 ही कैंडिडेट थे हल्के में। एक कैंडिडेट था PMLN का मलक जमील अवान साहब जी, और दूसरा था क्यू लीग का रहमान नसीर मुराला, जो मेरे जो स्टेप ब्रदर उनके साथ वो चले गए क्यू लीग में। लिहाजा क्योंकि मेरी बेसिक मुखालफत जो थी वो क्यू लीग से थी, तो हमने उन PMLN के साथ अलायंस बनाया। तो हम PMLN के प्लेटफॉर्म से 3 सीटें हम जीते, 2 सूबाई और एक कौमी मलक जमील साहब वाली। मैं आजाद सीरिया से जीत के मैं भी PMLN में शामिल हो गया। उसके बाद फिर मैंने PMLN को अंदर अपना किरदार अदा करना शुरू, PMLN को इकट्ठा किया। तो उस वक्त मलक हनीफ अवान साहब और हाजी नासिर साहब ये PMLN को रन कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि ये उस वक्त PMLN के पास
चौथे दर्जे के खिलाड़ी थे। फर्स्ट सेकंड जो टीमें थी वो थी पीपल पार्टी और काफ लीग के पास। बिल्कुल। PMLN के पास एक्चुअल उस तरह फिर अल्लाह का शुक्र हुआ, फिर जो मुबशर साहब आ गए, हम काफी लोग आए, हम एक पूरी पार्टी बन चुके थे 2013 में। 2013 में गुजरात वाली सीटों पे थोड़ा सा हमारा अपसाइड ये हुआ कि जो लूज करने की वजह एक सीट MNA की, उसकी वजह थी मकामी सियासत में लड़ाई हाजी नासिर साहब और चोई मुबशर साहब की। चोई मुबशर साहब एक दफा पार्टी छोड़ के चले गए और इलेक्शन से सिर्फ 20 दिन पहले हमने उन्हें वापस लिया। जब वापस लिया, हमने टिकट दी तो वो 10,000 वोट से परवेज लाई साहब से हार गए। अगर PMLN मेरी पॉलिसी के मुताबिक 2008 से चलना शुरू करती तो यकीन था मेरा कि 13 में जो मेरी प्लानिंग थी हम स्वीप करते पूरा डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अल्लाह का शुक्र 13 में हम जीत गए। 18 में हमारे साथ क्या हुआ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एजाज साहब। ये डिस्ट्रिक्ट हमेशा ये एस्टेब्लिशमेंट का डिस्ट्रिक्ट रहा है। बिल्कुल, काफ लीग वहां से बन रही है। नहीं, पीछे भी कर जाएंगे ना, पीछे भी बिल्कुल है। PMLN के पास भी जब मियां नवाशी साहब लॉन्च हुए और परवेज ज़हुरलाई साहब, क्योंकि ज़हुरलाई साहब ने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के एंटी सियासत की नहीं, उन्होंने वो हमेशा ही उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे सियासत करते थे। ये उनका कह ले कि ये उनकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा डिस्ट्रिक्ट था। मतलब मेरे ख्याल में किसी डिस्ट्रिक्ट में भी अगर एस्टेब्लिशमेंट का रोल ना रहा हो तो गुजरात में उनका इंटरेस्टिंग हमेशा इंटरेस्ट रहा है, रूट्स रहे हैं पूरे, उनके रूट्स रहे हैं। जब 2018 में अब उन्होंने हमें निकालना था PMLN को और इमरान खान साहब को लेके आना था, इब्तदा में कुछ लोगों ने मुझे चोई मुबशर हम सबको अप्रोच करने की कोशिश की कि हम जब इमरान लॉन्च होना था 13 में 12-13 में लॉन्चिंग में 11-12, तो उस वक्त कुछ लोगों ने हमें ये राब्ता हमसे किया तो हमने बड़ी सख्ती से रिजेक्ट किया। उस वक्त वो हमें ये कहते थे कि अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट ले लें तो हम आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट देते हैं PTI के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो हमने ना लिया। यानी कि आपको बड़ी ऑफर थी कि आप पूरे ग्रुप के साथ आ जाए। 13 में हम आ गए और आप उसे खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि मेरी कभी भी मेरा प्लेटफॉर्म उनके साथ इकट्ठा नहीं हो सका एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और मेरा एक अपना तरीका था कि मैं ट्रेडिशनल सियासत करने का आदी हूं कि जो रवायात आ रही हैं उसके मतलब आप अपनी वर्किंग, अपने वजूद, अपना पार्टी वोट के जरिए आप ऊपर आए, आप किसी की भी मदद या कोई बसाखी ना ले। 18 में एस्टेब्लिशमेंट एक दफा फिर मैदान में आ गई और क्यू लीग को उन्होंने PTI का इत्तेहादी बना दिया। जब उन्होंने कहा इत्तेहादी बन गए तो उनके लिए पूरी की पूरी मशीनरी यहां पे लगा दी। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इतना किसी डिस्ट्रिक्ट में जोर नहीं लगा होगा जितना उन्होंने जितना गुजरात में लगा। अब उनकी ये भी था कि क्यू लीग को वापस कैसे मैदान में लेके आना है। तो उससे ये हुआ कि उन्होंने जब पूरा जोर लगाया तो PTI के कैंडिडेट उन्होंने तहसील गुजरात में सारे विड्रॉ कर लिए और वहां सारी टिकटें क्यू लीग को सीटें दे दी, एडजस्टमेंट कर ली और वो अपना PTI वहां से विड्रॉ कर गई। हमारी कि मैं सिर्फ अकेला जी सका, अगर मेरे नीचे कैंडिडेट देखे तो उन्हें 2-2 हजार से इस सूरत में हराया गया कि आपके रिजेक्ट वोट ज्यादा किए गए हैं तो जीतने वाले के वोट ना बराबर थे। तो मैं अकेली MNA की सीट 18 में जीत गया। 24 में ये हुआ हमारे साथ कि एस्टेब्लिशमेंट PTI के अगेंस्ट आ गई और वो क्यू लीग हमारी इत्तेहादी हो गई। अब क्योंकि रूट ये है कि 2018 में PTI की थी इत्तेहादी, अब वो आपकी बन गई, वो हमारी इत्तेहादी बन गई। और यहाँ ये प्रॉब्लम था कि अब मैं उनका, क्योंकि बाई बर्थ हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो अब उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज था कि अगर मैं दोबारा मैं जीतूं और वो उनको भी जिताएं और वो गवर्नमेंट में फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा। मैं बड़ी जो मैं कभी अपने भाइयों से भी ये डिस्कस नहीं करता, ये उनका बेसिक ये था कि अगर वो सालिक को भी जिताएं और मुझे भी जिताएं तो फेडरल में भी लड़ाई होगी, डिस्ट्रिक्ट में भी होगी और प्रोविंस में भी। अगर मेरे भाई भी असेंबली में जाएं वो भी जाएं तो वहां पे भी लड़ाई होगी, मिनिस्ट्री भी लड़ाई होगी, इंतजामी अमूर पे भी लड़ाई होगी। तो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट ने क्यू लीग को, क्योंकि इस दफा ये उनके घर में हुआ ना कि क्यू लीग 2 हिस्सों में तकसीम हुई। जी परवेज अली ग्रुप है और चौधरी शुजात साहब 2 ग्रुप बन गए। अब परवेज अली साहब क्योंकि PTI में चले गए, उनको इबरत का निशान भी उन्होंने बनाना था।
और जारी बात है कि शुजात साहब को उन्होंने उसके एवज कुछ ना कुछ तो देना था, अकोमोडेट करना, अकोमोडेट, तो उन्होंने उनको अकोमोडेट किया। और जब मुझे समझ ये नहीं आ रही थी कि अब उस मेरे मतलब क्या पॉलिसी बनाएंगे, ये मुझे कन्फर्म था, कम से कम मुझे 15-20 दिन ये कन्फर्म पहले था कि वो मुझे हर हालत में हराना चाह रहे। लेकिन मैं अपनी वर्किंग पे मेरी तवज्जो थी, मैं समझता था कि अल्लाह का शुक्र है ये देहात में जीत जाऊंगा, ये पोलिंग ये मुझे एक, लेकिन ये मुझे जरूर था कि मेरा पीटीआई के साथ टफ मुकाबला होगा। लोग समझ रहे थे या नहीं, लेकिन मुझे ये था कि पीटीआई का वोट बैंक जो है इस वक्त खामोश वोट बहुत बड़ा है। लेकिन क्योंकि माजी में ये होता था कि एस्टेब्लिशमेंट जिन जमातों को दबा लेती है उनका वोट जो है कैश नहीं हो पाता, लेकिन ये मैंने हर जगह पे ये बताया लोगों को कि भाई हमारा मुकाबला खामोश वोट के साथ है। लेकिन जब उन्होंने 110 प्रेजेंटिंग रात को मेरे गायब कर दिया ना जी, मुझे रात को जब 11:30-12 बजे सोए वो उठाया कि बताया जी कि 110 प्रेजेंटिंग वहां पे आ ही नहीं रहे। अब मैंने जिस अथॉरिटी से बात करूं, क्योंकि अब ना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं उस वक्त, ना बाइकआउट कर सकता हूं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट आपके पेज के पे है, ठीक है ना। अब मुझे वो तसल्लियां मिली जी, नहीं कुछ नहीं हम कर लेते हैं। सुबह मेरे जो 2 थाने थे ना उनको उन्होंने टारगेट किया जहां मैं हमेशा लीड से जीतता हूं, एक थाना गुलियाना और एक थाना ककराली। वहां पे ये कह लें कि पोलिंग ना होने के बराबर हुई, 17, 18, 19% से ज्यादा, या सारी को मिला लें तो वो 26-27% की बनती है। और बड़ी लेट भी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन, मैंने कहा कि 2 बजे के बाद, 1-1:30 बजे के बाद। और एक नई चीज, इजाज साहब आज भी कुछ प्रेजाइडिंग पटवारी ऐसे हैं मेरे पास जो कहते हैं कि हमने आपका रिजल्ट ही आपने पोलिंग का आरओ को जमा ही नहीं कराया, ना आरओ ने हमसे मांगा है, ना हमने जमा करवाया है। आप फिर इसी से अंदाजा लगा लें कि अगर वो 2-4 मिसालें मेरे पास मौजूद हैं तो इसका मतलब है बाकी भी जमा नहीं हुए। ओके, हम यहाँ रुकते हैं। ये बताइएगा कि आपके हल्का में चूंकि जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो आपके साथ 2013 से लगे आ रहे हैं आपके, ऐसे ही। अच्छा, अब जो यहाँ पर काफ लीग की तरफ से जो आ रहे हैं वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं जो हम रिजल्ट्स देखते हैं, तो वो साफ तरह के बड़े थोड़े उनके वोट हैं, कोई 25-26 हज़ार के करीब वोट लेते हैं। तो फिर कैसे, यानी कि ये कैसे हुआ कि काफ लीग को वहाँ से जितवाते आपको उन्होंने हरवा दिया? ये कीजिए जरा। मैंने कहा कि जब अभी मेरी जो रिजल्ट बनाने वाले लोग थे, जब उनसे अभी मेरी जब प्राइवेट डिस्कशन हुई तो उन्होंने फिर मुझे ये बताया कि वो कहते थे कि इलियास भी हमारी लूप में है, तो हमने जिताना मूसा को है। अब जब वो कह रहे हैं जब वोटिंग शुरू हुई तो हमने उनको बताया, मैं आरओ की बात बता देता हूँ, लेकिन क्योंकि नाम इसलिए नहीं कि वो फिर गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो प्लीज आप वो उन्होंने कहा कि डिस्कशन, वो कहते कि भाई इन भाइयों की बात ही नहीं करनी, हम बात इन दोनों में रखनी है। जब मूसा के वोट बहुत ही कम थे, ये 25-26 हज़ार भी कह लें कि रिजल्ट बनाते वक्त उसे दिया गया है, ठीक है, तो उन्होंने फिर ये तनाजुर कहा कि यार वो बंदा भी हमारे पास है तो आप इसको अकोमोडेट कर लें। अब इसके अंदर एक और चीज है एजाज साहब, जो बेसिक तो मैंने आपको बताई कि मेरा जानना या मेरे भाइयों का जानना उनके लिए उनकी जो थी ना सियासी रिट, उसको चैलेंज था। और एक फैक्टर उन भाइयों के अंदर भी था, मतलब शुजात और वजात, उनके पे एक तसब था बरादरी वाला, क्योंकि वो 4 सीटें कभी भी बरादरी के तनासब से वो नहीं जी सके। तो क्योंकि जो एक बंदा हमारा दूसरी तरफ से आ गया, फिर उन्होंने जब मूसा का देखा कि इसकी कोई बनती नहीं, या समझ लें कि 2 बड़े अफीसर ने साफ उन्हें ये कहा कि इस पे आप हमसे रिजाइन ले लें, ये हमने नहीं बनाना। फिर उन्होंने कहा कि चले इसका काउंटर ये कर लेते हैं। उन्होंने वो जो मेरा स्टेप ब्रदर शायद था उसको भी बुलाया, इलियास को भी लेके गए, एक रिटायर्ड कर्नल है उसके जरिए उनको लेके गए, उनसे स्टाम्प पेपर लिए, उनसे कमिटमेंट लेके उन दोनों के नोटिफिकेशन कर दिए। तो उसको बकायदा इलियास को क्यू लीक में शामिल कर लिया। बिल्कुल ठीक। उस शायद रजा का नोटिफिकेशन उन्हें कर दिया, लेकिन उसको क्यू लीक में शामिल क्यों नहीं किया, उसकी 2 बड़ी वजूहत थी। एक जो उसका बड़ा भाई था, उसका जो मेरा स्टेप ब्रदर है, वो क्यू लीक की टिकट पे इलेक्शन लड़ चुका था, और दूसरा अगर उसे क्यू लीक में प्रॉपरली शामिल करते तो फिर वो ये समझते थे कि मेरा पीएमएलएन के अंदर जब ये जाएंगे शामिल होंगे तो ये एक बड़ा पेचीदा मसला बनेगा। तो उन्होंने कहा कि एमपी की सीट की तो उन्हें ज्यादा जरूरत भी नहीं है, तो इसको रहने दो, ये तहादी के तौर पे हमारे पास रहेगा, लेकिन इसे बाकायदा क्यू लीग में शामिल ना करें। हालांकि स्टाम्प उससे भी लिया गया है,
लेकिन इलियास का स्टाम्प डिक्लेरेशन फॉर्म इसलिए जमा करा दिया गया इलेक्शन कमीशन में क्योंकि क्यू लीग को एक मखसूस नशिस्त मजीद चाहिए थी, बिल्कुल ठीक है। और फिर उन्होंने आगे सेनेट में भी अपना वोट चाहिए था, तो उन्होंने बकायदा उसे शामिल कर लिया। ठीक हो गया। तो उन्होंने बकायदा उसे शामिल कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पीएमएलएन का जो वोट बैंक है अपना, पार्टी का, आपकी हम बात नहीं करके पार्टी का जो वोट बैंक है, 2008 के बाद 2024 तक ये आपके हलके में हमें नजर आता है, दीगर हम देखते हैं तो ये वोट बैंक हमें कम होता हुआ नजर आता है। जब हम आपके हलके का एनालिसिस करते हैं अपने डेटा की बुनियाद पर, या हम जो हमारी वहाँ टीम काम कर रही होती है, तो आपको पार्टी, आपका वोट बैंक जो है वो पार्टी से ज्यादा है, यानी कि चौधरी आबिद रजा का मतलब है पीएमएलएन। तो ये बताएं कि पीएमएलएन का जो वोट बैंक है, आप समझते हैं कि तदरीजन 2013 के बाद कम हुआ है, और उसकी वजूहात पर हम बात करेंगे। जैसा 2013 में पीएमएलएन का वोट जो था ना वो बड़े अरूज पे था। ठीक है। जब पीएमएलएन वापस आई है ना जी, तो उसका जो वोट बिखरा हुआ था ना वो दोबारा 8 में जमा होना शुरू हो गया। ठीक है। 13 में आके वो पूरी तरीके से इजहार हुआ उसका। बिल्कुल। 18 में जब पूरा मीडिया ट्रायल हुआ पीएमएलएन का, सारी जोर जर भी लगाई, लेकिन फिर भी पीएमएलएन का वोट उस तरह से कम नहीं हुआ। वोट मतलब मेरे नजदीक डैमेज हो गया था, लेकिन अभी उतना डैमेज नहीं हुआ था कि जो आपको बहुत बड़ा डेंट डालता। ठीक है। 18 में अगर आप पूरे अपना डाटा इकट्ठा करेंगे ना, तो पीएमएलएन ने जो सीटें लूज भी की हैं वो बड़े क्लोज मार्जिन से की हैं। लेकिन 2024 में पीएमएलएन का वोट जो है वो ज्यादा जरूर से ज्यादा नीचे गिरा है। उसकी वजह यह है कि 2022 में जब आपने तरीके अदम समझ लेके आए थे, जब उस वक्त आप मज़ामत में, जब आपने गुजरात जलसा से एक तेज रफ्तार मज़ामत शुरू की, तो आपका वोट दोबारा ऊपर चला गया, आप स्टैंड कर गए। 2024 में जब आप 2022 में जब अपने तरीके अदम लेकर आए और आने के बाद आप इलेक्शन में ना गए, जैसे जिस वजह से भी ना गए, आपने हुकूमत को 16 महीने कंटिन्यू करना पड़ी। उसमें एक बेसिक गलत आपसे जो हुई, आपका ख्याल था कि इमरान के खिलाफ जो वोट बैंक तेजी से इमरान का गिरा और आपका तेजी से वापस आया, उसकी वजह थी डॉलर का कंट्रोल ना होना, महंगाई की शरह तेजी से बढ़ना। ये बात लोगों को काबिल कबूल नहीं थी। लोगों की पीएमएलएन से हमेशा ये तवक्को रही है कि जब भी मियां नवाज शरीफ आए हैं तो इकोनॉमी कंट्रोल हुई है, मैशत जो है वो बेहतरी की तरफ रास्ते पे कमजन हुई है। बिजनेसमैन का बिजनेस हुआ है, ताजर खुश हुआ है, दुकानदार खुश हुआ है, और उससे आम आदमी मुस्तफीद भी हुआ। दूसरा, उनका डेवलपमेंट का तरीकाकार जो था वो इतना जबरदस्त था कि वो हर देहात से लेके शहर और शहरों से बड़े मेगा प्रोजेक्ट तक काम हो रहा था, जिससे आपके लाखों लोग जो है ना वो अकोमोडेट होते थे। तो देखिए, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में गलियों नालियों का रोड, सिंगल रोड, बड़ी रोड के काम शुरू है ना, तो आप अंदाजा करें कि 10,000 लेबर का काम वहां पे जनूबी पंजाब से आपकी लेबर आके जस्ट हो गई। हाँ, वो दुकानों से सामान खरीद रही है, तो वो पैसे का सर्कल हो रहा है। सीमेंट, बजरी, रेत, सीमेंट, वो चीजें परचेज हो रही है ना, तो पैसा एक सर्कल कर रहा है। जब चीजें कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो गई, तो मैं उस वक्त ही मेरा ये यकीन हो गया था कि अब आइंदा इलेक्शन आपका जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो रहा है। वो जो 16 महीने में कह लें कि आपने कंटिन्यू किया और आप कीमतें बढ़ाते रहे, तो ये बात लोगों को बिल्कुल हजम ही नहीं हुई। लोग तो ये कहते हैं ना कि नहीं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने की वजह से नहीं, आप तरीके में लेकर आए। डॉलर फर्ज उस वक्त था 170-80 पे, अगर आप डॉलर को 140 पे ले आते ना, तो मैं यकीन से कहता हूं कि लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट वाला पहलू नहीं देखना था। लोगों ने आपके नारे लगाने थे कि देखा ना, नवाज शरीफ आया तो वो आपने डॉलर को, चीजों की कीमतें आप रिवर्स करते, पेट्रोल डीजल की कीमतें रिवर्स जाती, तो आपका वोट और आपके साथ खड़ा हो गया था। ठीक हो गया। इस बात को अब दो बातें कि आपका प्रो एस्टेब्लिशमेंट होना और इकोनॉमी का कंट्रोल ना होना, ये दोनों चीजें आपकी तबाही का सबब बनी।